नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार विनय और जस्ट नॉलेज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु। जलवायु का यह जो टॉपिक है, ये ना केवल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, उसके अलावा हमारे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, या हम बात करें सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से, या हम बात करें भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में, इन सभी दृष्टिकोणों से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने कभी भी प्रश्न पत्रों को, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को उठाकर उसको ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, तो आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। देखिए, विश्व भूगोल को हम केवल यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद में आप लोग कोशिश करिएगा कि खुद से आप इसका नोट्स बनाएं। फिर भी जो लोग नोट्स नहीं बना पाएंगे, उनको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिस लिंक पर आप विजिट करके इस जो वीडियो का पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा कि इसको बार बार रिवाइज करिएगा और वीडियो को देख के एक बार पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर जलवायु टॉपिक की हम बात करें, क्लाइमेटोलॉजी या पूरे फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात करें, तो इनमें अगर आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लियरिटी हो गई, तो उससे जुड़े हुए अगर प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप जरूर कर ले जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखे होंगे, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी की वीडियो हो, ओशिनोग्राफी की वीडियो हो, आप उनको देखने के बाद में कोई भी प्रश्न हल करने की कोशिश करिए, या कोशिश किया होगा तो आप जरूर उन प्रश्नों को अच्छे से कर पाए होंगे। तो इसीलिए मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा और जो भी वीडियो इससे अपलोड हो उसको पूरा दिखेगा, तभी आपको इसकी अच्छे से क्लियरिटी होगी। उसके अलावा वीडियो को जिस क्रम में अपलोड किया जाएगा उसी क्रम में देखेंगे तो उससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, तो क्लाइमेटोलॉजी में जैसे कि हम पहले वायुमंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल के बारे बाद में सूर्य तप, फिर धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को हम, एक एक तथ्यों को समझते हुए जाएंगे और उसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे वीडियो लगभग 10 से 15 भागों में होंगे और इन 10 से 15 भागों को अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से अपनी बेसिक क्लियर कर लेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न आएंगे तो आप 100% गारंटी के साथ उस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने वायुमंडल की, यानी कि एटमॉस्फेयर की। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल है क्या। तो अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा का भंडार है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। मीन्स पृथ्वी के चारों तरफ वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के वो चारों तरफ से घेरे हुई है, ठीक है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ आखिर में क्यों पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये जो वायुमंडल है ये चारों तरफ से पृथ्वी से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बात आ गई कि वायुमंडल तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में हम लोगों ने जब ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से केवल पृथ्वी पर ही वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग इसके संगठन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग याद करिए, पृथ्वी की उत्पत्ति अध्याय 4 विश्व भूगोल के अंतर्गत जिसमें हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। उसी में मैंने बताया था कि पृथ्वी प्रारंभ में एक गैसों का बादल था, मीन्स एक क्लाउड था जो कि घूमते घूमते धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके बाद में इस पर जीवन प्रारंभ हुआ। तो शुरुआत में जो हमारा वायुमंडल था उसमें केवल 2 ही गैसें थी, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन। वायुमंडल में शुरुआत जब हुई थी हमारे पृथ्वी पे, तो इसमें केवल मात्र 2 गैसें थी, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ था, उस समय जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो इतना ज्यादा नहीं था। मीन्स जो हमारे पृथ्वी को पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति होती है, खींचने की शक्ति होती है, वो इतनी ज्यादा नहीं थी। इसी के परिणाम स्वरूप जो ये हीलियम है, जो ये हाइड्रोजन है और ये जो हीलियम है, इन दोनों का पृथ्वी के
सतह से पृथ्वी की सतह से पलायन हो गया। ठीक है, तो सवाल उठता है कि दो ही गैसें थी, इनका भी पलायन हो गया, तो बाकी की गैसें किस तरह से आई। तो प्रारंभ में ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन, सल्फर, जलवाष्प मीन्स वाटर वेपर, आर्गन और CO2 वायुमंडल में हमारे आया था। उसके बाद में ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जब इन तत्वों का उद्भव हुआ हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतनी पावरफुल हो गई थी, मीन्स उसमें इतनी शक्ति हो गई थी कि जो इन गैसों को उसके वायुमंडल से बाहर ना जाने दे। इसी के कारण ये सब हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, मीन्स ये जो वायुमंडल है ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ बना हुआ है। फिर सवाल उठता है कि आखिर में ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई, कि नाइट्रोजन, सल्फर, जलवाष्प, आर्गन, CO2 ये सब तो आ गए, लेकिन ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो साइनोबैक्टीरिया, ये जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि श्वसन करता है। ठीक है, श्वसन के परिणाम स्वरूप ये ऑक्सीजन को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब श्वसन करते हैं तो रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये ऑक्सीजन को लीव करता है। ठीक है, तो इसी के श्वसन के परिणाम स्वरूप हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया उत्पत्ति के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी प्रारंभ में एक बादल था, एक नेबुला था जो कि घूमते घूमते ठंडा हुआ। वायुमंडल की जब शुरुआत हुई थी तो इसमें मात्र दो गैसें थी, हीलियम और हाइड्रोजन। उसके अलावा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम था, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन और हीलियम का पलायन हो गया। फिर प्रारंभ में जिस प्रकार से वोल्केनिज्म हुआ, ज्वालामुखी की क्रिया हुई, उसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन, सल्फर, जलवाष्प, आर्गन और CO2 हमारे वायुमंडल में आया। फिर ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो साइनोबैक्टीरिया के श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी आया या ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से हुआ है। तो वायुमंडल का संगठन का तात्पर्य यह है कि वायुमंडल किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, मीन्स हमारे वायुमंडल में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें शामिल है, मीन्स किन चीजों के सम्मिलित होने से हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो इसमें है गैस, जलवाष्प मीन्स वाटर वेपर, धूल कण, ठीक है, या एरोसॉल भी इसे कहते हैं। तो इन तत्वों से मिलकर ही हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब वायुमंडल की जो हमारी पूरी लेंथ है वह 0 किलोमीटर में समुद्र के सतह से 0 किलोमीटर से लेकर के लगभग 1000 किलोमीटर तक माना जाता है। हालांकि कुछ किताबों में कुछ वैज्ञानिकों ने इसे 0 से लेकर 29,000 किलोमीटर तक भी माना है, लेकिन हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि 0 से लेकर के यह 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमारे वायुमंडल का कुल द्रव्यमान है, मीन्स कुल द्रव्यमान का 99% सॉरी मीन्स 99% जो हमारे वायुमंडल का द्रव्यमान है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। अब इस तथ्य से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि जैसे आप लोग मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से कोई एक डिब्बा है जिसमें आपने क्या किया है, पानी भर दिया है। ठीक, तो पानी आपने यहां तक भरा हुआ है, तो जो इसका द्रव्यमान होगा वो क्या कहा जाएगा कि ये द्रव्यमान जो इसका है वो यहीं तक सीमित है। मीन्स हालांकि इस जगह में भी कुछ द्रव्यमान होगा, लेकिन ज्यादा द्रव्यमान कहां पर पाया जाएगा, इस तरह से इसके नीचे। उसी तरह से हमारे वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर हम जाएं तो हमारे वायुमंडल का पूरा 99% द्रव्यमान वहीं पर पाया जाता है। इसके पीछे का और रीजन हम बाकी आगे समझेंगे, क्योंकि जो भारी गैसें होती हैं वो सतह के पास रहती हैं और जो हल्की होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा वायुमंडल का निचला क्रम है या नीचे का सतह है वह काफी सघन है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे वो विरल होता जाएगा। ठीक है, अब बात करें गैसों की, तो कौन कौन से गैस इसमें शामिल है, तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नियान, हीलियम, हाइड्रोजन। ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है,
ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन बनता है, और ओजोन नीले कलर का होता है, मीन्स इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। ठीक, तो सर्वाधिक जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन होता है, लगभग 78%, ये सर्वाधिक है। उसके अलावा ऑक्सीजन 21%, जिसे प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग इसी के द्वारा, या जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, वह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, फिर हम बात करें ऑक्सीजन आर्गन की, तो आर्गन 0.93% पाया जाता है, और यह एक इनर्ट गैस मीन्स अक्रिय गैस है। अब अगर आप में से कुछ लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, तो उनको मैं बता दूं, अक्रिय गैस वह गैस से होती हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। बेसिकली ये सब एक केमिकल एलिमेंट है, रासायनिक तत्व हैं। तो अक्रिय गैसों में उन गैसों को शामिल किया गया है कि जो अक्रिय मीन्स क्रियाशील नहीं है, मीन्स जो किसी से क्रिया नहीं कर सकती हैं, और ये अक्रिय अवस्था में रहना पसंद करती हैं। ठीक है, हालांकि जिन लोगों ने साइंस पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से आइडिया होगा कि अक्रिय गैस आखिर में क्या होती है। तो केवल इतना ध्यान रखिए कि अक्रिय गैस से तात्पर्य है कि ये गैसें कोई क्रिया नहीं कर सकती हैं। ठीक है, फिर हम बात करें CO3 CO2 की, तो CO2 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारे वायुमंडल में। हालांकि इसकी जो मात्रा है ये 0.03% ही है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, भारी गैस। ठीक है, फिर ओजोन की बात करें तो ओजोन बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन ओजोन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओजोन क्या करता है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन के बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ओजोन जो होता है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, सूर्य से एक अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, जो अगर ओजोन परत ना हो तो हमारे पृथ्वी पर वो आ जाएगी, और इससे पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर जीवमंडल या जैवमंडल पाया जाता है, मीन्स जो यहाँ पर जीव जंतु या मनुष्य पाए जाते हैं, उनका जीवन संभव नहीं हो पाएगा अगर ओजोन इन पराबैंगनी किरणों को ना रोके। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनके द्वारा ओजोन परत में क्षति हो रही है, और इसका जो परत है वो पतला होता जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग अगला बात करते हैं जल वाष्प की, मीन्स वाटर वेपर की। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रति इकाई आयतन में 0 से 4% तक जल वाष्प होता है। मीन्स अगर हम अपने वायुमंडल का इतना हिस्सा काट ले, मान लीजिए आपने 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा हिस्सा काट लिया, तो इसमें जो टोटल अगर 100% भाग होगा, 100 इकाई इसमें होगी, तो 4 इकाई, 0 से 4 इकाई इसमें जलवाष्प ही होगी। अब जलवाष्प का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जलवाष्प जो है वो धूल कणों के साथ में मिलकर बादल का निर्माण करता है, और उन्हीं बादलों के द्वारा वर्षा होती है हमारे पृथ्वी पर या हमारे सागर में। ठीक, तो जहां पे उष्णार्द्र क्षेत्र है वहां पे 4% होता है, और मरुस्थलों में, मीन्स डेजर्ट में, ये 1% होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो मरुस्थल होते हैं ज्यादातर शुष्क होते हैं, तो उसके वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। ऊंचाई के साथ साथ ये घटती जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, और जलवाष्प की मात्रा 50% भाग इसका लगभग 2000 मीटर में 2 किलोमीटर की रेंज में ही पाया जाता है। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में अगर हम बात करें इसकी, तो ये 0.03% पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गई जलवाष्प के बारे में। अब हम बात करते हैं धूलकण या एरोसॉल के बारे में। तो सवाल उठता है कि धूलकण आखिर में वायुमंडल में कैसे आए। तो जो हमारे समुद्री नमक होते हैं, जो धुआं होता है, धूल होती है, राख होती है, इन सभी से मिलकर के धूलकण, इन सभी तत्वों को ही धूलकण या एरोसॉल कहा जाता है। अब धूलकण का भी बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि धूलकणों से ही मिलकर के जलवाष्प बनाता है क्या, बादल। उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना अभी ध्यान रखिएगा। उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, मीन्स जो ये धूलकणों की संख्या होती है ये उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जलवाष्प से मिलकर ये बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है,
कुछ नोट्स देख लेते हैं। 80 किलोमीटर तक गैसों का मिश्रण लगभग एक समान होता है। ठीक है, सममंडल, जैसा कि मैंने आपको ओशिनोग्राफी में बताया था कि अगर आप सागर के जल को ले आए और उसमें उनके अनुपात को देखें, उनमें जो तत्व मिले हुए हैं, जो उनकी सैलिनिटी है, जो समुद्र के जल की सैलिनिटी या लवणता को बढ़ाते हैं, अगर उनका अनुपात देखा जाए तो वो एक समान ही होता है। उसी प्रकार से 80 किलोमीटर तक गैसों का मिश्रण लगभग एक समान होता है, जिसे हम लोग सममंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर समान है। लेकिन 80 किलोमीटर के बाद में इसे विषम मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैस एक दूसरे के जो परतें होती हैं, वो गैस जो होती है वो एक परतों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, मीन जैसे इस लेयर में हमारी ओजोन मिलेगी, इसके ऊपर नाइट्रोजन, इसके ऊपर हीलियम, ऐसे इस प्रकार से परतों में पाई जाती है। लेकिन जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, जिसके बारे में भी आगे देखेंगे, क्षोभ मंडल में ये मिश्रण में पाया जाता है। मीन्स इसी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, इन सभी गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं आगे वायुमंडल की संरचना की। तो अगर हम बात करें वायुमंडल की संरचना की या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो बेसिकली अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग संरचना डिफाइन की है, लेकिन जो हमारे काम की है, जो हमें पढ़ना है, उस संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिकली इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, दूसरा हमारा है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, तीसरा हमारा फिर हमारा है मध्यमंडल यानी कि मेजोस्फेयर, जिसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। उसके बाद में थर्मोस्फेयर यानी कि ताप मंडल। ताप मंडल को भी फर्दर हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे इससे आयन मंडल भी नाम दिया जाता है, और इसे आयतन मंडल या एक्जियोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, और हमारा लास्ट में जो है उससे हम लोग एक्जियोस्फीयर या बाह्य मंडल, या इसी को हम लोग आयतन मंडल भी कहते हैं। ठीक, तो जो क्षोभ मंडल है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते जाते हैं। मीन्स किसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किस प्रकार से इनकी संरचना है, और किस प्रकार से कितनी ऊंचाई तक इनकी सीमा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नीचे वाला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये हमारा है क्षोभ मंडल, जिसकी ध्रुव, ये हमारा यहाँ पर ध्रुव है, मीन्स पोलर रीजन में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, जबकि हमारे इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता होगा कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो इसकी ऊंचाई मैंने क्या बताया कि ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। जब हम लोगों ने समुद्र विज्ञान पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी इक्वेटर लाइन पर आती है। मीन्स यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण पे यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होगा तो वायु गर्म होगी, वायु गर्म होगी तो मैंने आपको बताया था कि पानी अगर गर्म होता है तो फैलता है, उसी प्रकार से वायु भी जब गर्म होती है तो वो फैलती है। तो इसी के कारण यहाँ पर तापमान में अधिकता के कारण यहाँ का जो वायु है उसमें एक्सपांसन होता है, मीन्स वो एक्सपांड होती है, फैलती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भूमध्य रेखा पर या हमारे इक्वेटर लाइन पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों पर पहुंचते जाते हैं, इसकी ऊंचाई घटती जाती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी जो है वो कम मिलती है, और उसी के कारण यहाँ पर वायुदाब भी ज्यादा होता है, और इसकी ऊंचाई यहाँ पर कम पाई जाती है। ठीक ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि क्षोभ मंडल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है किसमें, क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, मीन्स कैसे हम मान लें कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, या अगर ये कमी होती है तो क्यों होती है। ठीक है, इसके पीछे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हुआ अर्थ सरफेस। ठीक है, यहां पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो किसी मीडियम में अगर होती हैं तो उस मीडियम को गर्म करती हैं। मीन्स तो निर्वात में या वैक्यूम में वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होती हैं। तो इससे क्या होता है कि सन की रेज से हमारी स्थल या हमारे समुद्र की सतह धीरे धीरे
गर्म होती है। उसके कांटेक्ट में जो यहाँ पर एयर आती है वो एयर भी गर्म होती है। फिर एयर जैसे जैसे गर्म होगी वो फैलेगी, ठीक है, और इसका इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक, तो बेसिकली जो सतह हमारे वायुमंडल हमारे धरातल के पास होगी वो ज्यादा गर्म होगी, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तापमान में कमी होती है। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि धरातल जब गर्म होता है तो उसके संपर्क में जो वायु आती है वो भी गर्म हो जाती है, और इसी तरह से अगर हम ऊंचाई के साथ क्षोभ मंडल में आगे बढ़ेंगे तो तापमान में कमी होती है। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी होती है। मीन्स अगर हम 165 मीटर ऊपर जाए तो हमारा जो तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। और अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। ठीक है, इसे हम लोग सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो हमारे वायुमंडल में समस्त मौसमी गतिविधियां होती हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जो है बादल, ओस, कोहरा, पाला, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, या फिर हम बात करें टॉर्नेडो, तड़ित झंझा, उसके अलावा अगर हम बात करें थंडर स्टॉर्म की, तो ये सभी जितनी भी घटनाएं पाई जाती हैं ये हमारे क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है टेम्परेचर का। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर ये 0 है, और इधर हम जैसे जैसे आएंगे निगेटिव हो रहा है तापमान, और यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से मूव करते हैं इस रीजन में, तो हमारा जो तापमान है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर ये तापमान जो है वो कम होता जा रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में मूव करेंगे तापमान फिर यहाँ से बढ़ेगा और बढ़ता हो जाएगा, फिर ये कम होगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे फिर देखेंगे। तो ये तो बात हो गई क्षोभ मंडल की, तो आप लोगों को क्लियर हो गया क्षोभ मंडल के बारे में। हालांकि यहाँ पर क्षोभ मंडल को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा हमें लोग को अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं तक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे मंडल की, यानी कि समताप मंडल, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये हमारा हो गया 0 किलोमीटर आने के अर्थ, फिर यहां तक हमारा हो गया समताप मंडल, सॉरी क्षोभ मंडल। उसके अलावा ये जो ऊपर का रीजन है ये हमारा हुआ समताप मंडल। ठीक है, यहीं पर कुछ रीजन में इसे ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा भी कहा जाता है। मीन्स मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, उसमें तापमान कम होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ दूरी पर तापमान फिर स्थिर हो जाता है। ठीक, तापमान स्थिर हो जाएगा, उसके बाद में फिर तापमान में वृद्धि प्रारंभ होती है। तो जिस रीजन में तापमान स्थिर होता है उसे हम लोग ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं। ट्रोपोपॉज या इसे हम लोग क्षोभ सीमा भी कहते हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब जहां से हमारा शुरुआत होती है समताप मंडल की, वहीं पर हमारी ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस क्या करती है कि जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको ये अवशोषित कर लेती है, और इन्हीं किरणों के अवशोषण के कारण इसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। समताप मंडल, यहां पर आप एक नाम देख रहे होंगे स्ट्रेट, मैंने आपको बताया था जब हम लोग ने चट्टानों के बारे में मीन्स सेल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक परतदार चट्टान के बारे में पढ़ा था, परतदार सेल के बारे में पढ़ा था, कि वहां पर परतें पाई जाती हैं। जब चट्टान एक दूसरे के ऊपर परतों पे जमा होती है तो उसे हम लोग परतदार चट्टान कहते हैं। ठीक है, परतदार सेल, या उसे हम अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इसमें स्ट्रेट जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी जो गैसों की है वो परतें पाई जाती हैं, गैसों की परत इसमें पाई जाती है। मीन्स जो हमारा क्षोभ मंडल है इसमें मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो सभी गैस हैं ये आपस में इस तरह से मिले हुए होते हैं। ठीक है, जो गैसेज होते हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं। लेकिन जैसे हम मूव करते हैं समताप मंडल में,
समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर गैसों की परत पाई जाती है, मीन्स एक लेयर में वो जमा होते रहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा ओजोन की लेयर, उसके बाद में इस तरह से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे अन्य गैसों की लेयर मिलती जाती है, ठीक है। तो प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि होती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जो यहाँ पर ओजोन परत स्थित है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ठीक है। यहाँ पर कोई मौसमी हलचल नहीं होती है, तो मौज से आप लोग जहाज यहाँ पे उड़ा सकते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया कि जितनी भी मौसमी हलचल होती हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यहाँ पर हमारा शांत वातावरण रहता है, इसीलिए जो हमारे जहाज के चालक होते हैं, जो हमारे पायलट पायलट होते हैं, या हमारी जो जेट विमानें होती हैं, वो इसी रीजन में चलती हैं, ठीक है। और इसी रीजन में जो हमारा ट्रोपोस्फियर होता है, इसके ऊपरी रीजन में ये हमारी जेट स्ट्रीम की हवा चलती है। जेट स्ट्रीम जो कि विश्व की जलवायु में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका, और ये पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करती है। बेसिकली हमारे भारत की जलवायु को तो बहुत हद तक ये प्रभावित करती है। तो जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इतनी चीजें आप लोग समझ लीजिए, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि तापमान यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन फिर ओजोन जहां से समाप्त होती है वहां से तापमान घटना प्रारंभ होता है। इस प्रकार से मीन्स पहले ये बढ़ते हुए जाएगा इस रीजन तक, फिर यहाँ से घटना प्रारंभ होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होती है, वो घटना होती है मध्य मंडल में, ठीक है। तो इसमें कोई मौसमी हलचल नहीं होती है, तो जहाज उड़ा सकते हैं आप लोग। अपवाद इसमें क्या है, एक्सेप्शन इसमें आखिर में क्या है? तो एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें भी क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और इसमें जिस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं मदर ऑफ पर्ल या नेक्रेसियस क्लाउड फॉर्मेशन होता है हमारे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि आखिर में यहाँ पर जब शांत है तो यहाँ पर क्लाउड का निर्माण क्यों होता है? क्लाउड का बेसिकली फॉर्मेशन क्यों होता है? जब हमारे जलवाष्प एरोसॉल या धूल के कणों से मिलते हैं और वो अपनी गुप्त ऊष्मा को त्याग करती है, तो उन जलवाष्प का संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, और वो क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी जो कुछ संवहन धाराएं चलती हैं, जो कुछ गर्म हवाएं चलती हैं हमारे ट्रोपोपॉज से, वो जब इस तरह से ऊपर पहुंच जाती हैं इस रीजन में, तो वहां पर ये इन कणों से मिलने के बाद में बादलों का निर्माण करती हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि वो जो बादल होते हैं उन्हें हम लोग मदर ऑफ पर्ल्स कहते हैं या नेक्रेसियस क्लाउड भी कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग अगले मंडल की बात करते हैं जिसका नाम है मध्य मंडल। तो अगर हम लोग बात करें मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल में जैसे हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर जो तापमान होता है वो गिरने लगता है। यहाँ पर तापमान में कमी पाई जाती है और वायुमंडल का जो न्यूनतम तापमान है मीन्स हमारे वायुमंडल का जो न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर है, वो कहाँ पाया जाता है? मध्य मंडल में, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो तापमान है वो यहाँ पर लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली आपके मन में फिर यहाँ पर सवाल आएगा कि यहाँ पर तापमान इतना कम क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया कि जो हमारा वायुमंडल का तापमान होता है ये बेसिकली सूर्य की किरणों से ही होता है। अब जो सन की रेज आती हैं वो दो प्रकार की किरणें आती हैं, एक तो लघु तरंगे आती हैं जिससे वायुमंडल हमारा गर्म होता है, और एक होता है पार्थिव विकिरण। तो लघु तरंगों के द्वारा वायुमंडल बेसिकली गर्म नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि इन लघु तरंगों के द्वारा हमारे पृथ्वी की सतह गर्म होती है, और इसी के द्वारा जो ऊष्मा निकलती है इससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो मध्य मंडल जो कि काफी ऊपर है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ही ठंडा रहता है। तो इसके बारे में केवल इतने तथ्य ध्यान रखिए कि यहाँ पर तापमान में गिरावट होती है क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता है। वायुमंडल का सबसे मिनिमम टेम्परेचर यहीं पर पाया जाता है जो कि -90 डिग्री सेंटीग्रेड टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं थर्मोस्फीयर की या तापमंडल की। लेकिन उससे पहले मैं आपको टेम्परेचर का पैटर्न एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल में तापमान धीरे धीरे कम होता है, फिर समताप मंडल में तापमान यहाँ पर बढ़ेगा,
फिर जैसे जैसे मध्यमंडल में जाएंगे तो तापमान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होगा। उसके बाद में थर्मोस्फीयर में तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर के बाद में हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी उपलब्ध है हमारे वैज्ञानिकों के पास में, लेकिन ये माना जाता है कि वायुमंडल में तापमान जो है वो लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या क्यों होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक तथ्य उपलब्ध नहीं है, और ये तापमान लगभग इन तापमानों से अलग होता है, क्योंकि इसे हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में हमें बात नहीं करनी। बेसिकली हम लोग अपने वायुमंडल के बारे में ही बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे आयन मंडल, या इसे हम लोग तापमंडल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयन मंडल या तापमंडल भी इसे कहा जाता है, थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। हालांकि आयन मंडल को यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है, तापमंडल को आयन मंडल और आयतन मंडल में, एक्सोस्फीयर या वायुमंडल। तो यहाँ पर अलग अलग थोड़ी सी विविधता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि तापमंडल इसे कह सकते हैं या आयन मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सूर्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों को ये अवशोषित करता है। हमारे बेसिकली जो आयन मंडल होता है इसमें छोटे छोटे इस तरह से कण पाए जाते हैं गैसों के। ठीक है, तो सूर्य से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे आती हैं, ये हमारे जो वहां से इलेक्ट्रॉन विसर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की तरंग जो विसर्जित होती है वो यहाँ पर आती है, और ये इन जो आवेशित कण होते हैं, मीन जो यहाँ पर हमारे गैसों के कण पाए जाते हैं, उनसे ये टकराती है, तो उनको ये क्या करती है, आयनित कर देती है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, सूर्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करती है, जिससे इसमें उपस्थित गैस के कण आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं, यहाँ की जो गैसें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण में वो इन्हें आयनित कर देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें अगर आयन मंडल की, तो आयन मंडल को डिवाइड किया गया है 4 भागों में, जो कि हमारा है डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। आप लोग 2 चीजों के बारे में सुने होंगे, एक तो होती है आवृत्ति और एक होती है तरंग दैर्घ्य। मीन्स एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होती है वेवलेंथ। तो जो हमारी डी लेयर होती है ये निम्न आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन करती है। मीन्स अगर कोई रेडियो वेव आती है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही लो होती है, लो फ्रीक्वेंसी, आप लोग टीवी में जब ट्यूनिंग करते होंगे तो वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई देती होगी किलोहर्ट्ज में, तो वही है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और तरंगदैर्घ्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ कि डी लेयर निम्न आवृत्ति की तरंगों का परावर्तन करता है, इससे तात्पर्य यह होता है कि यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य की तरंगों को परावर्तित करता है। मीन्स जो रिलेशन होता है लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 ईटा, फ्रीक्वेंसी को ईटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपोजिट होता है। मीन्स अगर आवृत्ति कम होगी तो तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ ज्यादा होगा। फिर ई लेयर हमारी मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों को रिफ्लेक्ट करती है। उसके अलावा एफ लेयर जो होता है वो मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगों को ये भी रिफ्लेक्ट करता है। फिर हम बात करें जी लेयर की, तो ये लघु, मध्यम तथा दीर्घ तीनों प्रकार की, मीन्स ऑल, सभी प्रकार की तरंगों को या सभी प्रकार की वेवलेंथ या सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी की तरंगों को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं वो बेसिकली वही तरंगे होती हैं जिससे हमारे टीवी में प्रसारण होता है। मीन्स जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं उन तरंगों का जो रिफ्लेक्ट होके आती हैं वो इन्हीं लेयरों से रिफ्लेक्ट होके आती हैं। यहाँ पर ई लेयर की एक विशिष्ट बात होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पर आयन बनते हैं। तो इन आयनों से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो हमारी तीव्र इलेक्ट्रॉन तरंगे होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है, इनका वायुमंडल में ई लेयर में घर्षण होता है। मैंने आपको बताया ई लेयर में इनका घर्षण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है और विस्फोट होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लोगों ने सूर्य के बारे में पढ़ा था कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं, तो वहां पर उनमें घर्षण होता है, और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पर तीव्र विस्फोट होता है, जिससे एक रंगीन प्रकाश यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे हम लोग अरोरा कहते हैं। ठीक है, अरोरा बेसिकली एक रंगीन प्रकाश होता है, जो अगर नॉर्थ पोल पर हमारे देखा जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर, तो इसे हम लोग कहेंगे अरोरा बोरियालिस, और अगर ये दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाएगा तो इसे कहेंगे दक्षिणी अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक तीव्र विस्फोट होता है और ये बेसिकली ध्रुवों पर ही दिखाई देता है, क्योंकि वहां का जो वायुमंडल है काफी विरल है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया बेसिकली। तो इस तरह से हमारा जो पहला अध्याय है वायुमंडल और उसकी संरचना, ये अध्याय यहां से समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम लोग सूर्य तप और तापमान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर आपको कहीं भी कोई भी तथ्य ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।